लेकिन आज का लेक्चर मुझे शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। आज का भी और कल का दोनों के ही लेक्चर आज मैं शेयर करवा दूंगा, ठीक है जी। तो नेचर ऑफ लाइट चैप्टर नंबर 9 हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हम रिड्यूस सिलेबस में देखते हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है। हमने पढ़ना क्या क्या है इसमें देख लेते हैं हम लोग। तो हमारे पास चैप्टर नंबर 9 में सबसे पहला टॉपिक हमारे पास क्या आता है, जो कि आता है हमारे पास यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से पहले वो कुछ चीजें मुझे बतानी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, लाइट का इंटरफेरेंस क्या होता है, ये सब बताना पड़ेगा, वरना समझ नहीं आता। माइकलसन इंटरफेरोमीटर, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, और देखिए न्यूटन रिंग्स का पूरा टॉपिक उठा के हटा दिया इन लोगों ने, और इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स भी हटा दिया। तो अनबी रिजवी बताइए, कुछ सवाल कर रही हैं आप? सर हमारे पास स्क्रीन पे सिर्फ आइकन्स आ रहे हैं, आपने जो फोल्डर्स बनाए हुए हैं हमारे पास अच्छा सेकंड हैंड नहीं आ रहा। ठीक है, मैं दोबारा कर लेता हूँ उसको। हाँ बताइए, दूसरी लड़की अनबिया के बाद मैंने एक और को अलाउ किया, फातिमा बताइए, बोले फातिमा, बिस्मा। सर स्क्रीन नहीं आ रही। चलो ठीक है, मसला एक ही है, मैं उसको सही करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। सर मैं बोल रही थी सर, जो आप चैप्टर पढ़ा रहे हैं उसका टेस्ट होगा, कोई असेसमेंट होगा? मैं असेसमेंट कोशिश करूंगा, टेस्ट बनाना मेरे लिए मसला नहीं है, तो लेकिन चेक कैसे करूंगा, मसला ये आएगा ना मेरे पास, किस तरह से कलेक्ट ओके। करूंगा मैं आपसे कॉपीज। टेस्ट तो मैं दे दूंगा, आप अपने सेल्फ असेसमेंट के लिए कर लें, ठीक है ना। बिस्मा बेटा, अच्छा जी, मैं इसको, आपके पास स्क्रीन नहीं आ रही, तो हम चले जाते हैं स्क्रीन शेयर की तरफ ना। आप लोग कह रहे हैं स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। रिटर्न टू मीटिंग जाते हैं, देख लेते हैं, दोनों पार्टिसिपेंट हमारे पास आ गए हैं। अच्छा जी, ठीक है, अब आ रही है बेटा स्क्रीन? बहुत मजबूरी में मैं, अफसा खान बताइए, कुछ कह रही हैं आप? गलती से हो गया, जी सर, थोड़ा मैं यही कह रही थी कि स्क्रीन अब शो हो गई। शो हो गई है ना, ठीक है। बहुत मजबूरी है मेरी, मैंने आप लोगों की चैट क्लोज की हुई है, तो आपको भी पता होगा उसका रीजन, लेकिन डिस्टरबेंस होती है, बार बार आपको माइक ऑन करके बोलना पड़ रहा है, लेकिन मजबूरी है, अभी फिलहाल ऐसे ही कर लेते हैं। नेचर ऑफ लाइट हमारे पास चैप्टर नंबर 9 हम शुरू कर रहे हैं। तो अब स्क्रीन आ रही है सबके पास, तो हमें रिड्यूस सिलेबस में पढ़ना क्या क्या है, हम यही बात कर रहे थे कि हमें रिड्यूस सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। हमने पढ़ना है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, माइकलसन इंटरफेरोमीटर, ये सारे इंटरफेरेंस पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। लेकिन इसका इंट्रोडक्शन मुझे ठीक ठाक देना पड़ेगा, इस तरह से मैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एंटर नहीं हो सकूंगा। इस साल 7 नंबर का सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट ये होगा। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, डायफ्रैक्शन पढ़ाना पड़ेगा मुझे, डायफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज थ्रू क्रिस्टल्स। तो हमारे पास अच्छा है कि न्यूटन रिंग्स और इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स का पूरा टॉपिक विद न्यूमेरिकल्स उठा के हटा दिया हमने। ये एक बड़ा टॉपिक था, इसके लिए मुझे कुछ बेसिक्स ये पढ़ाना भी नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि कुछ पढ़ाना पड़ेगा, लेकिन मुझे इसके बेसिक्स बताने पड़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बेसिक्स की तरफ आते हैं। अच्छा, वेव पार्टिकल थ्योरी, वेव पार्टिकल की थ्योरी ऑफ लाइट क्या है? वेव पार्टिकल की थ्योरी ऑफ लाइट, वेव पार्टिकल है, लाइट पार्टिकल है या वेव है, इस पे काफी अरसे से बहस रही है। अच्छा जी, महानूर हैदर ये कह रही है कि स्क्रीन नहीं आ रही, यही होगा और क्या होगा, बताइए महानूर। अच्छा जी, अच्छा, लाइट इज अ पार्टिकल और वेव, हमें इस पे डिस्कशन की बहुत सारे साइंटिस्ट कि लाइट इज अ पार्टिकल और वेव, इस पे अभी तक हम देखते हैं कि क्या है। जस्ट व्हाट इज द ट्रू नेचर ऑफ लाइट, लाइट की नेचर क्या ट्रू है हमें नहीं पता, सवालिया निशान है। इज इट अ वेव और परहैप्स अ फ्लो ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स, या तो ये वेव है या हमारे पास छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उनका फ्लो होता है। दीज क्वेश्चंस हैव लॉन्ग पजल साइंटिस्ट, इन्होंने बहुत अरसे तक साइंटिस्ट को परेशान रखा है, ऐसा नहीं है कि नहीं रखा। लेट्स ट्रेवल थ्रू हिस्ट्री एज वी स्टडी द मैटर, ठीक है।
इस मैटर को हम देखने के लिए शॉर्टली हम ब्रीफली पढ़ेंगे कि क्या हिस्ट्री रही है, किस साइंटिस्ट ने क्या कहा, किसने क्या नहीं कहा, और हम किस नतीजे पे पहुंचे। असल चीज ये है कि हमें देखना है कि हमारा नतीजा क्या है, कि लाइट इज पार्टिकल और वेव, ठीक है ना। हमें सिर्फ अभी ये देखना है, ठीक है। अब हम ये कहते हैं कि व्हाट इज लाइट, ठीक है। लाइट इनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स, लाइट हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के काबिल बनाती है। द सन, a lighted candle and electric bulb give out the light, these are called luminous bodies। हमारा सूरज हो गया, कोई कैंडल हो गई, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, लाइट देते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, ल्यूमिनस बॉडी, यानी कि रोशन ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। अच्छा, व्हाट इज लाइट, लाइट के बारे में अभी भी हम ये पूछते हैं कि लाइट हमारे पास, ये तो पता लग गया है कि क्या चीज है, ये हमें किसी चीज को देखने के काबिल बनाती है। ये हमारे पास जो लाइट देते हैं ऑब्जेक्ट, उनको ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। लाइट क्या वेव है या पार्टिकल है, लाइट वेव है या पार्टिकल है, अभी तक इस बात पे हम नहीं पहुंचे। अभी देखते हैं कि साइंटिस्ट ने हमें क्या बात कही। इन द 19th century, two scientists had different views about the nature of light। आइजैक न्यूटन कहते थे कि लाइट इज अ पार्टिकल, लाइट को स्ट्रांगली वो बिलीव रखते थे कि लाइट इज अ पार्टिकल, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास एक दूसरे साइंटिस्ट थे, हाइजेंस थे, क्रिश्चियन हाइजेंस, जो कहते थे नो लाइट इज अ वेव। इनके दोनों के नजरियात अलग थे। ये दोनों एक ही एरा के, यानी एक ही दौर के साइंटिस्ट हैं। एक कहता था कि लाइट वेव और एक कहता था लाइट इज अ पार्टिकल, ठीक है। न्यूटन भी अपनी जगह पे सॉलिड थे कि बस लाइट पार्टिकल है, और क्रिश्चियन हिजेंस भी कहते थे कि लाइट इज अ पार्टिकल, ठीक है। ये कुछ दौर एक साथ रहे, ऐसा नहीं है, इन दोनों में काफी बहस रही। अच्छा जी, wave or particle. In late 90s, Sir Isaac Newton believed that light travels in the form of particles which named as corpuscles। light जो है हमारे पास corpuscular theory आपने पढ़ी होगी मैट्रिक में। लेट 1600 में सर आइजैक न्यूटन कहते थे कि लाइट जो होती है इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स ट्रेवल करती है, उन पार्टिकल को हम कॉर्पसल्स का नाम देते हैं। एंड व्हेन दे स्ट्राइक्स द रेटिना ऑफ आई, दे प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ व्यू। So then in 1678, Christian Huygens argued that light might be some sort of wave motion, ठीक है ना। इनका कहना था कि लाइट हमारे पास some sort of wave motion है। Huygens came up with the Huygens principle that explains the light is a wave traveling through a medium called ether। एक मीडियम कंसीडर करते थे। उन्होंने कहा था कि हमारे पास जो सूरज से लेकर जमीन तक लाइट आती है, तो सूरज और जमीन के बीच में पहले एक हमारी ओल्ड थ्योरी थी कि ईथर होता है, लाइट उससे ट्रेवल करते हुए हमारे पास आती है, और लाइट हमारे पास वेव है। अच्छा, पहले एक नजरिया होता था कि वेव को ट्रेवल करने के लिए, मैं भी इसके ज्यादा डीप में अगर जाऊंगा, देखिए न्यूटन ये कहता है कि लाइट अगर वेव है, न्यूटन का ये कहना था, आर्गुमेंट था कि लाइट अगर वेव है तो सूरज से जमीन तक लाइट कैसे आती है, क्योंकि वेव को ट्रेवल करने के लिए जो है ना, किसी मीडियम की जरूरत होती है। तो इसके जवाब हाइजेंस ने दिया कि लाइट हमारे पास सूरज और जमीन के बीच में एक मीडियम होता है। उन्होंने अज्यूम कर लिया एक मीडियम ईथर, ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं है कुछ अब ना। हाइजेंस डिडक्टेड the law of reflection and could explain double reflection to prove the theory of wave। उन्होंने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी दिए, रिफ्रैक्शन भी दिए, ठीक है। उन्होंने अपनी बात को साबित किया, काफी कुछ अपने सपोर्ट के लिए उन्होंने बातें की जो सही थी, ऐसा नहीं है कि गलत था। However, if light behaves as wave, diffraction and interference should be seen using light। अच्छा, अगर आपके पास लाइट वेव है तो डायफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस जब ही होगा कि अगर लाइट वेव होती है। अच्छा, इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन हो ही नहीं सकता कि लाइट को वेव कहे बगैर। अच्छा जी, ठीक है जी। अब लाते हैं हम, Huygens failed provide any strong evidence to show that diffraction interference of light occurred। लेकिन Huygens ये साबित नहीं कर सके कि इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन कैसे होता है, ना वो दिखा सके। Furthermore, Huygens could not explain why light has different colors। Huygens ये भी नहीं बता सके कि लाइट के मुख्तलिफ कलर्स क्यों होते हैं। He did not know that different colors of light had different wavelength। उसको ये भी नहीं पता था कि आपके जो लाइट के डिफरेंट कलर्स जो होते हैं ना, वो लाइट की वेवलेंथ की वजह से होते हैं। ये बात नहीं जानते थे। आज से 400-300 साल पहले ये बात का कुछ तसव्वुर नहीं था। आप बोलेंगे तो बहुत आसान बात थी, हाइजेंस को नहीं पता था, ऐसा क्यों था, लेकिन ऐसा नहीं था। देयरफॉर न्यूटन्स पार्टिकल थ्योरी इज एक्सेप्टेबल सिंस हिज स्ट्रांग एविडेंस अबाउट पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। उस वक्त न्यूटन्स की पार्टिकल थ्योरी को साइंटिस्ट ने माना कि भाई न्यूटन भाई सही है और ये हाइजेंस गलत कह रहे हैं। हाउएवर इन 1801 एक साइंटिस्ट आए 1801 में, थॉमस यंग, जिन्होंने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया।
और जिसके जरिए उन्होंने इंटरफेरेंस को दिखाया, लाइट के इंटरफेरेंस को होते हुए दिखाया, जो आप यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। देयरफॉर यंग सक्सेसफुल प्रोवाइड एविडेंस दैट लाइट हैज वेव प्रॉपर्टीज। तो अगर जब उसने ये इंटरफेरेंस करा दिया, तो इंटरफेरेंस कराने का मकसद तो यही है कि लाइट हैज वेव नेचर, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे भी बात नहीं हुई। He showed that light rays interface with each other, such behavior could not be explained by particle। तो लाइट वेव जब हमारे पास लाइट जो है वो इंटरफेरेंस कर रही है तो वेव हो गई, पार्टिकल तो नहीं है। 1801 में उन्होंने ये बात साबित की। ये न्यूटन के वफात के बाद का जिक्र हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि हम पहले कह रहे हैं कि न्यूटन कब इंतकाल कर गए थे। न्यूटन 1787 में और ये 1905 में। तो ये बात की बात चल रही है, अब ये दोनों चले गए, ठीक है ना। तो अब इस बात पे अभी तक साइंटिस्ट वो तो लड़ते लड़ते मर गए, और दूसरे साइंटिस्ट में भी तक इस बात पे कोई तय नहीं पाया। अच्छा, वेव और पार्टिकल 1860 तक पहुंचते हैं। मैक्सवेल ने डेवलप किया एक मैथमेटिकल मॉडल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। उन्होंने मैक्सवेल ने एक मॉडल पेश किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। ही वाज एबल टू शो दैट दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उन्होंने कहा, मैक्सवेल का कहना यह था कि लाइट वेव है, लेकिन एक स्पेशल वेव है जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। अच्छा, therefore he asserted the light was a form of high frequency electromagnetic waves। उन्होंने कहा कि लाइट जो होती है बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। 1900 तक पहुंच जाते हैं हम। मैक्स प्लैंक was able to explain the spectrum of black body radiation। black body radiation सेकंड ईयर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, हालात बेहतर है। by assuming that light energy is quantized, the quantum of light energy was later named as photon। तो अच्छा, इन्होंने ये कहा कि आपके पास मैक्स प्लैंक का कहना था कि लाइट पार्टिकल्स पे मुश्तमिल होती है, उन पार्टिकल्स को फोटोन कहते हैं। एक नई कहानी लिया है अभी, ठीक है। बहुत से साइंटिस्ट इस बात को मान गए थे कि लाइट इज अ वेव, लेकिन इन्होंने लाइट को नाम दे दिया पार्टिकल। अ फ्यू ईयर लेटर इन 1905 आइंस्टाइन यूज्ड प्लैंक्स आइडिया टू एक्सप्लेन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट टू सपोर्ट द पार्टिकल बिहेवियर ऑफ लाइट एंड केम आउट विद द क्वांटम थ्योरी, ठीक है। इन्होंने जो है 1905 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी तस्दीक कर दी कि लाइट इज अ पार्टिकल, ठीक है जी। इन्होंने भी ये कह दिया क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट वगैरह के बारे में मैं ज्यादा नहीं जा रहा, ठीक है। तो इन्होंने का भी ये कहना था कि लाइट जो है ना पार्टिकल है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी लाइट को पार्टिकल बोल दिया। आइंस्टाइन बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। अच्छा अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि लाइट अगर वेव है तो रिफ्लेक्शन करेगी, और लाइट अगर पार्टिकल है तो जब भी रिफ्लेक्शन करेगी। रिफ्लेक्शन पार्टिकल में भी होता है और वेव में भी होता है। लाइट दोनों काम करता है। लाइट रिफ्लेक्शन करती है तो इसका मतलब है लाइट वेव भी हो गई, पार्टिकल भी हो गई। अच्छा जी, रिफ्रैक्शन भी वेव में भी होता है, पार्टिकल में भी होता है, ठीक है। पोलराइजेशन ऑफ लाइट इस चैप्टर के आखिरी में पढ़ना था, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारा रिड्यूस कर दिया है। तो पोलराइजेशन हमारे पास क्या होती है? पोलराइजेशन हमारे पास क्या चीज होती है कि आपके पास पोलराइजेशन कब होती है? हम ये कह रहे हैं कि पोलराइजेशन ऑफ लाइट कब होती है? लाइट की जो पोलराइजेशन होती है वो कब होती है? जब वेव होता है। जब वेव के अंदर पोलराइजेशन होती है और पार्टिकल के अंदर पोलराइजेशन नहीं होती। लाइट अगर वेव है तो पोलराइजेशन होगी, लाइट अगर वेव है तो डिफ्रैक्शन होगी, लाइट अगर वेव है तो इंटरफेरेंस होगी। ये तीनों फिनोमिना, इसको हम कहते हैं पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस, ये फिनोमिना शो करते हैं कि लाइट इज अ वेव। और हमारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको नहीं पता कि क्या चीज होती है। व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? हमें ये नहीं पता कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, ठीक है जी। हमें ये नहीं पता कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर होगा तो वो ये शो करेगा लाइट इज अ पार्टिकल। कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है आपको नहीं पता। कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है मुझे पता है, सेकंड ईयर में पढ़ाऊंगा मैं इंशाल्लाह, ठीक है ना। कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, लेकिन ये बताता है कि लाइट इज अ पार्टिकल। सही है। हमारे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन सिर्फ ये शो करते हैं कि लाइट वेव भी है और पार्टिकल भी है, ठीक है। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट बनाया है मैंने। ये तीन हमारे फिनोमिना पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस शो करते हैं कि लाइट इज प्योरली अ वेव। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट प्योरली शोज दैट लाइट इज अ पार्टिकल। और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन अगर वेव है तो जब भी होगा रिफ्लेक्शन, पार्टिकल है तो जब भी होगा। सिमिलरली रिफ्रैक्शन में भी यही चीज है, ठीक है जी। अच्छा जी। अच्छा, अब खैर मैंने इसके आपको वो नहीं बताया एंड कमेंट्स दे दिए कि कंक्लूजन क्या है। एट द एंड तमाम साइंटिस्ट ने ये बात बोली। वो बात क्या बोली साइंटिस्ट ने? कि लाइट इज अ वेव एज वेल
एस पार्टिकल। लाइट हमारे पास वेव भी है और पार्टिकल भी है। लाइट को जो जरूरत पड़ती है, जो फिनोमिना करना पड़ता है, लाइट वो काम करती है। कभी पार्टिकल बन जाती है, कभी वेव बन जाती है। लाइट के अंदर दोनों क्वालिटीज पाई जाती हैं। दैट इज व्हाई वी कैन से दैट लाइट हैज ड्यूल नेचर। लाइट की नेचर क्या है? ड्यूल होती है। अच्छा जी, मिनहल क्या कह रही है? अच्छा, गलती से हाथ उठ गया इनका, ठीक है जी। मिनहल कुछ कह रही थी तो जरा दोबारा कहें। अच्छा, आखिरकार हम ये कह सकते हैं कि लाइट हमारे पास जो है ड्यूल नेचर रखती है। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वो पार्टिकल भी बन जाती है, और जहां उसको जरूरत पड़ती है वो वेव बन जाती है। ठीक है जी, ये हमारे पास कंडीशन होती है। ठीक है, ये हमें जब बताना था कि फिनोमिना को डिस्कस करना था, तो मैंने फिनोमिना को डिस्कस करा। अच्छा, वेव फ्रंट में नहीं बता रहा, छोड़ देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, वेव फ्रंट्स को डिस्कस अगर करना चाहते हैं तो कर लेते हैं, कोई वैसा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर नहीं करना तो नहीं कह रहे, कुछ टेंशन नहीं होती। आपके कोर्स से भी हटा दिया गया हाइजेंस प्रिंसिपल, और ये भी, ये दोनों हमारे कोर्स से हटा दिए गए हैं, हाइजेंस प्रिंसिपल भी और वेव फ्रंट्स भी। तो हम कह सकते हैं कि लाइट, अब हम आ जाते हैं किसकी तरफ? हम आ जाते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की तरफ। ठीक है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस साल का, क्योंकि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट मेरा ख्याल है कि देना चाहिए साल 7 नंबर में। डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की? द फिनोमिना ऑफ टू और मोर वेव्स ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी, दो सेम फ्रीक्वेंसी की वेव्स। फ्रीक्वेंसी समझती हैं आप क्या होती है? नंबर ऑफ वेव पर यूनिट पर सेकंड, एक सेकंड में नंबर ऑफ वेव्स ना। एक सेकंड में हमारे पास जो है नंबर ऑफ वेव्स को हम क्या नाम देते हैं? हम नाम देते हैं नंबर ऑफ वेव्स को, ये आ गई सुमेका खान। अलीजा बेटा, आप ये इंटेंशनली कर रही हो या गलती से किया? अलीजा, यहाँ पे मैं, मुझे पता लग रहा है अगर आपसे गलती से हो गया तो आपने, क्योंकि इसको रिमूव कर दिया, तो कोई बात नहीं, गलती से हो जाता है, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर इंटेंशनली कर रही है तो मैं अब आपको दोबारा, क्योंकि नाम लिखा हुआ आ रहा है, तो मैं आपको फिर यहाँ से किक ऑफ कर लूंगा। ठीक है ना? ठीक है, अगर गलती से कर रही है तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं, मैं आपको ऐसा अल्फाज यूज नहीं कर रहा आपके लिए। ठीक है ना, गलती किसी से भी हो जाती है, लेकिन जानबूझ के कर रही है तो फिर गलत बात है। ठीक है ना? ये कहते हैं कि दो या दो से ज्यादा लाइट वेव्स सेम फ्रीक्वेंसी कंबाइन करके एक नई वेव बनाएंगे, in which the disturbance at any point is the algebraic or vector sum of the disturbance due to the interference wave at those points। ये आ गए भाई, कंदील 177 आ गई। ठीक है भाई, सही है जी। मिनल फातिमा, अच्छी बात है। कंदील नाम से आई थी एक, वो थी एक लड़की, तो शायद मैं शुरू में नाम लिया था उसका।
उसको मैंने इग्नोर कर दिया था, लेकिन ये वही नाम बदल बदल के आ रही है, ठीक है ना। सही है जी। अच्छा जी, चलें जी, अब हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास वेव जो होती है, द फिनोमेना ऑफ टू और मोर वेव्स ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी, दो वेव जो है सेम फ्रीक्वेंसी की ना, ये हमारे पास देखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमारे पास होता ये है कि दो वेव्स जो है हमारे पास, दो वेव्स होती हैं सेम फ्रीक्वेंसी की। अच्छा, ये हमारे पास इसका कहलाता है क्रस्ट, ये कहलाता है ट्रफ नो। जब क्रस्ट और क्रस्ट एक ही पॉइंट पे और ट्रफ एक ही पॉइंट पे होगा, तो फर्ज करें हमारे पास ये माइनस है, ये माइनस, ये दोनों नीचे क्या होगा, अगर ये -1 है -1, ये दोनों हमारे पास -2 हो जाएंगे। और ये दोनों हमारे पास क्या होंगे, अगर ये +1 है +1 है, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे। इसका एम्पलीट्यूड डबल हो जाएगा, इसका नीचे फिर आता है, इसका एम्पलीट्यूड नीचे डबल हो जाएगा, इसका एम्पलीट्यूड ऊपर डबल हो जाएगा। ये कहलाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इस तरह से होता है कि आपके पास जो होते हैं क्रस्ट और क्रस्ट एक ही पॉइंट पे होता है, और ट्रफ एक ही पॉइंट पे होता है। क्रस्ट और क्रस्ट की एक ही पोजीशन होती है, और ट्रफ की एक ही पोजीशन होती है, ठीक है। लेकिन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ऐसा क्या होता है कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में होता ये है कि आपके पास क्रस्ट मिलेगा ट्रफ से और ट्रफ मिलेगा क्रस्ट से, वेव्स दोनों एक जैसी होंगी। इंटरफेरेंस जो होता है ना लाइट का, ये इजीली हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्व नहीं कर सकते, क्योंकि लाइट की जो वेवलेंथ होती है, जो विजिबल लाइट है ना, उसकी वेवलेंथ होती है 4 एक्सपोनेंट -7 से लेके 7 एक्सपोनेंट -7, ठीक है जी। 4 एक्सपोनेंट -7 मीटर से लेके 7 एक्सपोनेंट -7 मीटर। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा, दोनों एक जैसी वेव्स इस तरह से आएंगी कि दोनों का क्रस्ट, दोनों के ट्रफ से, दोनों का क्रस्ट आपस में मिलेगा और दोनों का ट्रफ आपस में मिलेगा, ठीक है जी। दोनों का क्रस्ट और दोनों का ट्रफ आपस में एक ही जगह पे होगा, सही है। अच्छा, ये देखिए, दोनों का क्रस्ट है और ये दोनों का ट्रफ है, दोनों का क्रस्ट है, दोनों का ट्रफ है। ये अगर 1 मीटर का था, लेट्स सपोज 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, तो नीचे 2 सेंटीमीटर हो गया। अगर ये 1 सेंटीमीटर था, ये भी 1 सेंटीमीटर, तो ये 2 सेंटीमीटर होगा। इसी तरह से आपके पास जो है, इसको अगर देखते हैं, ठीक है ना, ये हमारे पास 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, तो नीचे 1 सेंटीमीटर हो गया। अच्छा जी। अच्छा, अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, जहां ट्रफ है वहां क्रस्ट आ गया, और जहां क्रस्ट है वहां पे ट्रफ आ गया। ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, ठीक है जी। अगर यहाँ पे प्लस होता है, ये माइनस है और ये प्लस है, ठीक है, ये प्लस और ये माइनस है, कैंसिल होंगे। यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट वेव मिल रही है, लाइट की हमारे पास बिल्कुल ब्लैक खत्म हो गई। अच्छा, अब हम ये कहते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस, जिनके नाम है, एक का है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक का है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब हमारे पास ये क्या फिनोमिना होता है कि दो एक जैसी वेव्स आपस में आएंगी। डिस्टरबेंस किसका कहते हैं, वेव की, ये डिस्टरबेंस कहला रही है। ये हमारा क्रस्ट भी एक डिस्टरबेंस है और ये ट्रफ भी एक डिस्टरबेंस है। ये दोनों आपस में अलजेब्रिक सम हो जाते हैं या वेक्टर सम हो जाते हैं, तो हमारे पास ये दोनों एक दूसरे के अलजेब्रिक सम हो जाते हैं। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, इफ द क्रस्ट ऑफ वन fall on the crust of the other, then these waves are said to interface constructively, ठीक है ना। If the resultant intensity of the interfering wave is greater than the intensity of an individual wave, हमारी जो रिजल्टेंट वेव है उसकी इंटेंसिटी, इंटेंसिटी क्या होती है, इस एम्पलीट्यूड को कहा जाता है। जो हमारी रिजल्टेंट की इंटेंसिटी है, वो हमारी इंडिविजुअल की इंटेंसिटी से ज्यादा हो रही है, when this type of interference is known as constructive interference। इस टाइप के इंटरफेरेंस को हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का नाम देते हैं, इस टाइप के इंटरफेरेंस को हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का नाम देते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, इफ द क्रस्ट ऑफ वन वेव कोइंसाइड विद द ट्रफ ऑफ द सेकंड वेव। इफ द क्रस्ट ऑफ द, एक वेव का क्रस्ट और एक का ट्रफ आपस में मिलेंगे तो क्या होगा हमारे पास, सही है। और अगर इसका उल्टा भी हो, यानी एक का क्रस्ट एक का ट्रफ, और पहली का ट्रफ और दूसरे का क्रस्ट, तो हमारे पास क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जो होता है, ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, और हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से स्ट्रेट खत्म हो गई ना, लाइट हमारे पास डार्कनेस मिल गई। यहाँ पे हमारे पास ब्राइटनेस बढ़ती है,
यहाँ पे हमारे पास ब्राइटनेस कम होती है, ठीक है जी। अब ये कह रहे हैं, if the resultant intensity of the interfering waves is 0 or less than the intensity of the individual waves. आइडियल कंडीशन में तो हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में होता ही है कि हमारे पास आइडियल कंडीशन में ये खत्म हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है, ये जीरो कंडीशन हो जाती है। इफ द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ द इंटरफेरिंग वेव इज जीरो और लेस देन द इंटेंसिटी ऑफ द इंडिविजुअल वेव, देन दिस टाइप ऑफ इंटरफेरेंस इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। इस तरह के इंटरफेरेंस को हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का नाम देते हैं। अब बताइए, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कुछ समझ में आई? ये बात जो मैंने लिखा हुआ है, ये कुछ बेसिक चीजें हैं आपकी, बताइए। बोले। चार पार्टिसिपेंट ने हाथ उठा दिए। चले जी, पहला हफ्सा फखर, वन बाय वन में सबको अनम्यूट करूंगा, ठीक है ना। सर जो डेफिनेशन है इंटरफेरेंस की, उसमें टू फॉर्म अ डिस्टरबेंस एट एनी पॉइंट के बाद समझा दें। अच्छा जी, आपका सवाल हो गया, मैं समझा दूंगा। इसको पहले सबकी बात सुन लेता हूँ, ठीक है ना। अब कौन आती है? मैं बिस्मा, बिस्मा सदाकत। सर ये जो बात लिखी हुई है कि इंटरफेरेंस इफेक्ट इन द लाइट वेव्स इज नॉट इजी टू ऑब्जर्व बिकॉज ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ्स, तो मतलब शॉर्ट वेवलेंथ्स क्यों प्रोड्यूस होती हैं, मतलब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, समझ नहीं आया वो। शॉर्ट वेवलेंथ क्यों प्रोड्यूस होती है? ठीक है, आपने बता, मैं भी बताता हूँ आपका भी जवाब, ठीक है ना। थैंक यू। ठीक है। अच्छा जी, दूसरी आ जाती है महानूर हैदर। चार थी, एक रह गई, दो। अच्छा, हो सकता है सवाल रिपीट कर दिया उन्होंने। बोले महानूर हैदर, आपको मैंने अलाउ कर दिया, ठीक है। महानूर हैदर सर जी, मैं आपको सुन रहा हूँ। सर अब आपसे ये पूछना था कि जब हम आइडियल मतलब कि हमारे पास जब भी कोई आइडियल कंडीशन होती है, तो इसका मतलब हम उसको सपोज कर रहे होते हैं। तो अगर हमारे पास आइडियल कंडीशन नहीं होती, हमारे पास शॉर्ट वेवलेंथ, अगर हमारे पास मतलब कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, हाँ तो हाँ, फिर हमारे पास आइडियल कंडीशन के अलावा, यानी कि अगर हम रियल कंडीशन लेते हैं, तो उसमें क्या होगा? रियल कंडीशन में आपके पास देखें, आइडियल कंडीशन ये है कि दोनों वेव्स हर लिहाज से हर जैसी, एक जैसी हो, ठीक है ना। ये करवाते हैं हम लोग। आइडियल का मतलब ये नहीं होता कि कभी कोई चीज ही नहीं होती आइडियल, ये करवाया जाता है। ये आप देखेंगे कि ये हम करेंगे जब अभी यंग्स डबल एक्सपेरिमेंट होगा, दोनों वेव हर लिहाज से एक जैसी, ठीक है जी। दो लाइट की बल्ब लाए आप, एक ही कंपनी के फिलिप्स के बल्ब ले आए, और दोनों लाइट उनकी जो वेव्स होंगी वो भी एक जैसी नहीं होती, ठीक है जी। वो भी एक जैसी नहीं होती, किसी की फ्रीक्वेंसी में 19-20 का फर्क हो जाता है, ठीक है, किसी के एम्पलीट्यूड में फर्क हो जाता है। अच्छा जी, मैं बता देता हूँ। और ये कौन? एनुल निसा बताइए, सवाल कीजिए, ठीक है। सर रिजल्टेंट इंटेंसिटी की डेफिनेशन एक बार समझा दें। इंटरफेरेंस वो तो समझानी है ना, वो तो ड्यू है ना, वो तो बोल दिया ना एक बच्ची ने, ठीक है। मैं दोबारा नहीं, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, किसकी? रिजल्टेंट इंटेंसिटी। अच्छा, रिजल्ट एंड इंटेंसिटी, ठीक है, ठीक है, चले। हाँ, अच्छा जी, अब आ रहे हैं हम लोगों के सवालात की तरफ। किसी और ने हाथ उठाया? नहीं, इनके बस, ठीक है जी, चलें जी। ये सवालात में हम लगे हुए थे, किसी ने अपना काम किया, ये यहाँ पे निशानात लगाए, ठीक है। और लगाने बेटा, एक दफा लगाने निशानात, ताकि मैं बात कर सकूं। अच्छा जी, हम ये कह रहे थे, द फिनोमिना ऑफ टू और मोर वेव्स ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी। ये एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें टू और मोर वेव्स, दो या दो से ज्यादा वेव्स सेम फ्रीक्वेंसी की, यानी हर लिहाज से एक जैसी, टू फॉर्म ऑफ वेव, दो वेव्स मिलती हैं, ठीक है। अच्छा, अब डिस्टरबेंस किसको कहना है? डिस्टरबेंस देखिए, ये बिल्कुल एक मेरे पास बिल्कुल सीधा वायर है,
इसमें डिस्टरबेंस क्या है? ये इसका क्रस्ट डिस्टरबेंस कहलाता है, ट्रफ डिस्टरबेंस कहलाता है, ये हमारा ट्रफ डिस्टरबेंस कहलाता है, ठीक है ना। At any point, the informed disturbance at any point is the algebraic or vector sum of the disturbance. ठीक है। हमारे पास जो होता है ये एक ऐसा फिनोमेना होता है जिसमें हमारे पास जो इंटरफेरेंस होता है ना, जो डिस्टरबेंस होती है, यानी ये चीज जो बन रही है, ये हमारे पास एल्जेब्रिक सम है, इन दोनों का एल्जेब्रिक सम आ रहा है, या वेक्टर सम कह लें आप। दोनों नीचे है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। दोनों ऊपर होते हैं तो हमारे पास अगर एक ऊपर होता है ये नीचे होता है तो दोनों सब्ट्रैक्ट हो गए। अलजेब्रिक या वेक्टर्स हम इसलिए कह रहे हैं, ये ऊपर है ये नीचे है, तो एक पॉजिटिवली एक नेगेटिवली है, दोनों सब्ट्रैक्ट हो गए। अगर ये दोनों एक साथ नीचे तो दोनों को ऐड कर लिया, दोनों एक साथ ऊपर थे दोनों को ऐड कर लिया, ये अलजेब्रिक सम और वेक्टर सम कहला रहा। डिस्टरबेंस क्या होती है बात समझ में आ गई। ड्यू टू द इंटरफेरिंग वेव्स एट दोस पॉइंट। इंटरफेरिंग वेव्स कह रहे हैं, ये पहली वेव हो गई, ये दूसरी वेव हो गई। अच्छा, अब ये कह रही थी कि इंटरफेरेंस लाइट की जो इतनी शॉर्ट वेवलेंथ क्या होती है, क्या मकसद इनका कहना ये था। देखिए लाइट हमारे पास जो होता है हाई एनर्जी पार्टिकल है। जब भी कोई हाई एनर्जी चीज पार्टिकल होता है या हाई एनर्जी पार्टिकल कह रहा हूं मैं, ठीक है ना, हाई वेव्स है, पार्टिकल भी कह सकता हूँ वेव भी कह सकता हूँ। जब भी कोई चीज हाई एनर्जी से भागेगी ना, मतलब मैं आपसे कहूँ आप फुल एनर्जी आ गई आपके अंदर, आप बहुत तेजी से दौड़ने लग गए, ठीक है, लेट सपोज आप दौड़ने लग जाए बहुत तेजी के साथ, तो आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, ठीक है ना। जब फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन इनवर्स होता है, ठीक है ना। अगर आपके पास एक चीज की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है ना, फ्रीक्वेंसी क्या चीज होती है मैं यही बता देता हूँ आपको। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम, ये हमारे पास होती है फ्रीक्वेंसी। ये एक वेव एक सेकंड में गुजर रही है, ठीक है ना, दो वेव, तीन वेव, चार वेव, ठीक है। वेवलेंथ क्या होता है? यहां से लेके यहाँ तक का फासला, पूरा एक ट्रफ और पूरा एक क्रस्ट, ये चीज कहलाती है वेवलेंथ। तो लाइट हमारे पास कितना शॉर्ट शॉर्ट वेवलेंथ रखती है? एक्सपोनेंट -7। एक्सपोनेंट -7 का मकसद है कि हमें तो आम आंख से नजर नहीं आ रहा, इसको देखने के लिए हम यूज करते हैं मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज करते हैं, लाइक सॉरी सॉरी, इसको हम यूज करवाते हैं डार्क रूम में, एक्सपेरिमेंट करवाते हैं, डार्क रूम में एक्सपेरिमेंट होते हैं, और इसके अलावा इसमें हमारे पास माइक्रोस्कोप लगा के इसको देखा जाता है, ठीक है। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट होता है, इसको हम बड़ा करके देखते हैं। अच्छा, एक किसी ने ये कहा था कि रिजल्टेंट की बात कर रहा था ना। अच्छा, एम्पली इंटेंसिटी, अच्छा लाइट वेव जितनी ऊंची होगी ना उसकी इंटेंसिटी उतनी ज्यादा कहलाएगी, ये एम्पलीट्यूड भी कहलाता है और इसको हम दूसरा नाम देते हैं इंटेंसिटी। इफ द क्रस्ट ऑफ वन फॉल ऑन द क्रस्ट ऑफ द अदर, अच्छा ये इन्होंने इफ द रिजल्टेंट इंटेंसिटी, ये चीज देखिए इसकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी ये है, फर्ज करें दो आ रही है, ये थी एक। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या हो रहा है? दोनों की इंटेंसिटी, इसकी भी एक है इसकी भी एक है। इसमें ये कह रहा है कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी दोनों वेव्स की इंटेंसिटी से ज्यादा होगी, उसकी भी एक है उसकी भी एक है, सही है, ये इससे भी बड़ी है ये इससे भी बड़ी है, ठीक है। और यहाँ पे आ गई जीरो, इसकी वन थी इंटेंसिटी, इसकी भी वन कह रहे थे आप, तो ये हमारे पास रिजल्टेंट क्या आ गया? जीरो आ गया, या वन से भी छोटी होगी, ठीक है जी। ये बात हमें कहने का मकसद था, हमारे कहने का मकसद ये था। अब कोई सवाल आगे पेज पे आए हम लोग, थोड़ा सा स्लो डाउन होंगे हम लोग इस चैप्टर में, क्योंकि ये चैप्टर सबसे मुश्किल चैप्टर है। मैंने इसीलिए, मेरी कोशिश थी कि मैं आप लोगों को समझा दूं, पढ़ा दूं ये चैप्टर, ताकि आखिर में बहुत तेजी के साथ पढ़ाया जाता है कोचिंग सेंटर्स वगैरह में, बस ये बच्चों को रट्टा ही लगाया जाता है। तो मैं ये चाह रहा था कि आप लोग ये पढ़ लें अच्छी तरह से, थोड़ा स्लो होंगे कोई मसला नहीं है, लेकिन ये चैप्टर पढ़ना ही स्लो है। बताइए कोई सवाल है? अगला किसी का सवाल की तरफ आते हैं, ठीक है। इज देयर एनी क्वेश्चन? आगे बढ़े, कैन वी प्रोसीड? अच्छा जी, फिजिकल इंटरफेरेंस फॉर इंटरफेरेंस, ठीक है। इंटरफेरेंस कराने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है? इंटरफेरेंस कराने के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें जरूरी होती है? ठीक है जी। द सोर्सेज मस्ट बी कोहेरेंट। कोहेरेंट क्या होती है? एक नया वर्ड आ रहा है आपके लिए, द सोर्सेज मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक तो मैं आपको अभी समझा सकता हूँ। हमारे पास मोनोक्रोमेटिक का मतलब ये है कि दोनों लाइट की वेवलेंथ बराबर हो, यानी दोनों लाइट का कलर एक जैसा हो।
दूसरा पॉइंट आपको समझ में आता है, पहला पॉइंट आपको समझ में नहीं आता। दोनों सोर्सेस, जो दोनों लाइट की सोर्सेज हैं वो मोनोक्रोमेटिक होंगी। मोनोक्रोमेटिक का मकसद एक ही कलर की, अगर एक तरफ येलो लाइट है तो दूसरी भी लाइट येलो लाइट है, ये एक शर्त है, वरना आप इंटरफेरेंस नहीं करा सकते। तीसरी बात ये कह रहा है, पहली बात पे भी मैं आया नहीं हूं, तीसरी बात ये कह रहा है द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मस्ट बी अप्लाई। सुपरपोजिशन कब होगा? जब दोनों वेव्स आपस में मिलेंगी, एक साथ चलेंगी, ठीक है ना। या तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ऐसा नहीं होगा कि एक सीधे हाथ पे जा रही है एक उल्टे हाथ पे जा रही है, ठीक है ना। ऐसा नहीं होगा कि मशरिक में जा रही है एक मगरिब में जा रही है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल तो अप्लाई होगा, ठीक है। इन दोनों वेव्स का मिलना जरूरी होगा। कोहेरेंट शायद मैं आज ना समझा सकूं, टाइम नहीं होगा मेरे पास। The two sources of wave should be very narrow and close. बहुत बारीक वेव हमारे पास जगह होनी चाहिए जहां से लाइट निकल रही है, और दोनों बहुत करीब होनी चाहिए। ये तीन शर्तें आपको समझ में आती हैं? ये तीन जो सख्त शराइत है ये आपको समझ में आ रही है? पहली शर्त क्या है? कोहेरेंट की कंडीशन। फेस कोहेरेंस का मकसद क्या होता है? फेस कोहेरेंसी का मकसद, कोहेरेंसी का मतलब मैं कोशिश करता हूं कि आज समझा दूं, अगर नहीं होगा तो कल हम इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। कोहेरेंट का मकसद ये होता है कि देखें, फेस कोहेरेंसी का मतलब होता है एक्स एक्सिस में तो दूसरी भी एक्स एक्सिस में ही चल रही है, ठीक है जी। इसको और आसान में समझाने की कोशिश करता हूं, लेकिन टाइम हमारे पास कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा बल्कि आज तो मेरे ख्याल से इसको यहीं तक ही रखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। मसला नहीं है कोई, यहाँ तक रखें, जितना हो जाता है अच्छी बात है, ठीक है जी। ठीक है, अच्छा जी। तो कल फिर यहीं से शुरू करेंगे हम लोग, कल हमारी क्लास होगी अपने टाइम पे, तो देखेंगे फिर, यहीं तक रखते हैं हम जरा, ठीक है जी। आप लोग ज्वाइन कर